हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू आवर यूट्यूब चैनल इनके मैथ्स। इस वीडियो में मैं एसएससी सीपीओ 2020 का जो पेपर हुआ था 24 नवंबर 2020 को सेकेंड शिफ्ट वाला पेपर, उसमें जो मैथ के 50 क्वेश्चन थे उनको सॉल्व करने वाला हूं। और ये पार्ट 1 है, तो इसमें आपको टोटल 25 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे सेकेंड शिफ्ट वाले 24 नवंबर को जो पेपर हुए थे सीपीओ के। ठीक है, और अगले के 25 क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे, यानी कि पार्ट 2 में। ठीक है, और इससे पहले मैंने 23 नवंबर के दोनों शिफ्टों का सोल्यूशन डाला है, 24 नवंबर के फर्स्ट शिफ्ट का सोल्यूशन डाला है, आप चाहें तो उन्हें देख सकते हैं। और फिर इस वीडियो को देखिए, क्योंकि लगभग सारे सवाल मिलते जुलते हैं, कोई भी नया कॉन्सेप्ट फिलहाल तो मुझे नहीं मिला है। मैं 23 नवंबर के पहले शिफ्ट को, सेकेंड शिफ्ट को और फिर 24 नवंबर के फर्स्ट शिफ्ट को सॉल्व कर चुका हूँ, लेकिन फिलहाल कोई नया चेंजिंग मुझे नहीं दिखा। सारे पेपर्स जो हैं और सारे जो क्वेश्चन हैं वो लगभग एक ही पैटर्न पे बेस्ड पूछे गए हैं। ठीक है, तो आप चाहें तो उन वीडियो को भी देख सकते हैं, उनमें भी लगभग यही क्वेश्चन है और कॉन्सेप्ट मैंने उन सभी में डिटेल में बताया है। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं तो हम थोड़ा मतलब कि ट्रिकी सॉल्यूशन डालने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे जो पहला दिन था हमारा, यानी कि 23 नवंबर का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर मैंने सॉल्व किया, तो उसमें हर एक कॉन्सेप्ट पे मैंने चर्चा किया। सेकंड शिफ्ट वाले पेपर में भी मैंने हर एक कॉन्सेप्ट पे बात की। लेकिन जो 24 नवंबर का फर्स्ट शिफ्ट का मैंने पेपर सॉल्व किया, तो ये कम समय में मैं बना दिया इसको पूरा वीडियो। इससे क्यों कम समय में बन पाया, क्योंकि इसमें मैंने कॉन्सेप्ट की चर्चा थोड़ी कम की, क्योंकि वही कॉन्सेप्ट रिपीट हुए हैं जो मैंने ऑलरेडी 23 नवंबर के पेपर में डिस्कस कर रखा है। तो सारे सेम कॉन्सेप्ट हैं, आपको देखना है तो आप जरूर से उन वीडियो को देख सकते हैं जाके चैनल पे। ठीक है, फिलहाल के लिए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और वीडियो अच्छा लगे तो जरूर से वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। और कमेंट करना तो बिल्कुल भी ना भूलें, कमेंट जरूर से करें इस वीडियो के नीचे। देखें भाई, पहला सवाल अपने सामने आ चुका है, और इससे पहले मैं ये बताना चाहूँगा आपको कि अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप ज़रूर से हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें, एनके मैथ्स और नंदू कुमार, ये टेलीग्राम का नाम है। आप इस ग्रुप को ज्वाइन कर लें, वहाँ पर आप इसकी पीडीएफ फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए अब स्टार्ट करते हैं और पहले सवाल को देखते हैं। देखिए दोस्तों, पहला सवाल है अपने पास, 10% वार्षिक दर पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज जो है वो है 8100 रुपये। ठीक है, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट 2 ईयर के लिए कितने हैं, 8100 रुपीज़ है। ठीक है, अब ये कह रहा है कि ब्याज की गणना अगर वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर किया जाए तो यही राशि और इसी दर पर और इतने ही समय में चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। कुल मिलाकर बात यह है कि आपको ये दिया गया है कि 10% की दर से 2 साल का साधारण ब्याज 8100 है, तो 10% की दर से ही और 2 साल के लिए ही चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। अब देखिए, अगर आपको परसेंटेज का ख्याल हो दोस्तों कि 10% के हिसाब से 2 साल में साधारण ब्याज कितना बनेगा, तो आप बोलेंगे कि 2 साल 10% मिलेगा तो 20% मिल जाएगा। और 20% की वैल्यू हमको कितनी दे रखी है दोस्तों, 8100 रुपये। और हमसे ये कह रहा है कि 2 साल के लिए आप चक्रवृद्धि ब्याज बताओ। तो बताओ 10% का 2 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज कितना आता है दोस्तों, 21 आता है। तो हमसे 21% की वैल्यू एक्चुअली में ये पूछ रहा है। अगर आपको पता हो तो हम ऐसे निकालते हैं। आपको ये बात पता होनी चाहिए कि 10% के हिसाब से 2 साल का जो सीआई बनता है 2 साल के लिए वो 21%, और 3 साल के लिए जो बनता है दैट इज 33.1% बनता है। तो ये दोनों परसेंटेज अगर आपको याद है तो आप इसको और जल्दी कर पाएंगे। तो मैंने वही बात लिखा कि सीआई जो 2 साल के लिए होगा 10% के हिसाब से वो 21% होगा, जो हमें बताना है। आप यहाँ से देखिए, ये 20 से काटिएगा, 20 25 100, 2 जीरो को मैंने 20 25 100 काट दिया। अब यहाँ से आप देखेंगे दोस्तों कि ये कितना आ गया, 21। देखिए 5 एकम 5 और 8 25 40 आ गया, ये 405 आ गया। एक की वैल्यू, एक की वैल्यू 405 है, तो 21 की वैल्यू देखिए 21 25 105, लास्ट में 05 आएगा, ये तो दिख ही रहा है, और वो है ऑप्शन 4 में। ठीक है, तो आप चाहें तो पूरा गुना कर सकते हैं, लेकिन मैंने बोला दोस्तों कि 21 25 105 और यहाँ 0 है, तो पूरी 105 में 2 अंक तो लिखना ही पड़ेगा आपको। इसका मतलब लास्ट में 0 और 5 आएगा, दैट इज ऑप्शन 4। तो यहीं से काम खत्म हो जाता है। देखिए कैलकुलेशन को कितना हम इजी वे में हैंडल करेंगे, आप देखेंगे जब पूरी वीडियो को तो आपको पता चलेगा। चलिए दूसरे सवाल पर आते हैं, और कोई भी आपको डाउट हो आप बेझिझक हमें कमेंट कर सकते हैं या फिर टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। दूसरा सवाल देखें दोस्तों, दूसरे सवाल में आपको साइन स्क्वायर 52 और +2 और प्लस साइन स्क्वायर 38 डिग्री का वैल्यू आपसे ऊपर दिया गया है, और नीचे दिया गया है 4 कॉस स्क्वायर 43 डिग्री, माइनस का 5 और प्लस का 4 कॉस स्क्वायर 47 डिग्री। आसान सवाल है। देखिए इसमें क्या करना है आपको, सबसे पहले तो इन दोनों में से किसी एक को मतलब आप चेंज कर लो, या फिर आपको ये भी पता होगा, कभी ना कभी आपने ये पढ़ा होगा कि साइन स्क्वायर, जैसे मान लीजिए ये थीटा है और प्लस फिर से साइन स्क्वायर, और यहाँ पर जो दिया गया है ये 90 माइनस थीटा है, या फिर इन दोनों के थीटा का जोड़ अगर 90 आ जा रहा है तो आप कहें कि ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। क्यों 1 आ जाएगी, क्योंकि अल्टीमेटली ये साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा जो है ये कॉस स्क्वायर थीटा बनेगा, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 आएगा। वही बात मैं यहाँ पर कहूँगा कि देखिए ये 52 है
और जो 38 दिया गया है वो 90 में से 52 घटा कर दिया गया है, यानी कि वो 90 माइनस थीटा है। तो ये साइन स्क्वायर थीटा हुआ और ये कॉस स्क्वायर का 52 हुआ, तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर ऊपर 1 आ जाएगा और ये 2 साथ में दिया है तो 2 और 1 कितना आ जाएगा दोस्तों, ऊपर 3 आ जाएगा। नीचे की बात करें तो हम इसको ऐसे ही चेंज करेंगे, ये जो दोनों देख रहे हैं कॉस स्क्वायर 43 है और अगली बार कॉस स्क्वायर 47 है, यानी कि ये भी कितने बन जाएंगे दोस्तों, 1 बन जाएंगे। अगर फोर कॉमन ले लें हम इनमें से तो ये कितना, देखिए 4 और अंदर बच जाएगा कॉस स्क्वायर 43 और प्लस कॉस स्क्वायर 47, यही बचेगा। इस दोनों में से जो मैंने मार्क किया है -5 को छोड़ दें तो अब देखिए इस दोनों को भी जोड़कर 90 बन रहा है, यानी कि ये भी एक को चेंज करेंगे तो साइन स्क्वायर 43 बन जाएगा और साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर ये 1 बनेगा। तो 4 इंटू 1 का वैल्यू ये कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो नीचे ये 4 हो गया और माइनस का ये कितना है दोस्तों, 5। तो ये आ गया 3 और 4 में से 5 जाएगा -1, यानी कि -3 इसका क्या आएगा, आंसर आएगा, यानी कि चौथा वाला पहला वाला अपना आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये तीसरा सवाल देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपसे कह रहे हैं किसी वृत्त की एक जीवा है, कॉर्ड है ए बी और उसको बिंदु पी तक क्या किया गया है, एक्सटेंड किया गया है और बिंदु सी वृत्त पर इस प्रकार स्थित है कि पी सी वृत्त की एक स्पर्श रेखा है और साथ ही साथ पीसी जो है वो 12 सेंटीमीटर और बीपी जो है वो 10 सेंटीमीटर है। तो आपको ए बी की लंबाई सेंटीमीटर में ही बतानी है। काफ़ी इजी वे में देखिए, पहले आप कॉन्सेप्ट समझिए, जैसे मैंने ये एक फिगर बना दिया, इसमें ये कह रहा है कि ए बी एक कॉर्ड है तो मैंने ये बना दिया कि ये ए बी क्या हो गया, एक कॉर्ड हो गया। लेकिन ये कह रहा है कि ए बी को पी तक एक्सटेंड कर दिया गया, तो लीजिए मैंने पी तक एक्सटेंड कर दिया, थोड़ा छोटा ही एक्सटेंड करते हैं, यहीं तक मैंने मान लीजिए पी तक एक्सटेंड कर दिया। अब ये कह रहा है दोस्तों कि और बिंदु सी वृत्त पर इस प्रकार स्थित है कि पीसी वृत्त की एक स्पर्श रेखा है, यानी कि पी से पीसी एक स्पर्श रेखा खींचा गया है, तो मैंने यहाँ से एक स्पर्श रेखा ये खींच दिया। ठीक है, ये क्या है दोस्तों, सी है। तो पी से पीसी मैंने एक स्पर्श रेखा खींच दिया। अब इसमें ये कह रहा है कि पीसी की वैल्यू 12 है और बीपी की वैल्यू 10 है, तो एबी की वैल्यू आपको बतानी है कि एबी की वैल्यू कितनी है। आपने ये तो पढ़ा होगा कि जब एक स्पर्श रेखा और एक प्रतिच्छेदी रेखा यानी कि इंटरसेक्टिंग लाइन दिया गया हो तो यहाँ पर हम क्या बोलते हैं दोस्तों, स्पर्श रेखा का स्क्वायर यानी कि पीसी का जो स्क्वायर आएगा वो पी से बी तक यानी कि पीबी इंटू और पी से ए तक इसके बराबर होता है। ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा। पीसी की जो लेंथ होती है ये पीबी और इंटू का पीए के बराबर होता है, यही बात मैंने यहाँ पे लिख दिया, पीसी स्क्वायर इज इक्वल टू। अब पीसी की वैल्यू हमें सवाल में दे रखी है दोस्तों 12, तो 12 का स्क्वायर ये आ जाएगा 144 और पीबी की वैल्यू कितनी है दोस्तों 10 और इंटू का कितना हो गया पीए। यहाँ से पीए की वैल्यू आप बोलेंगे दोस्तों कि आ गया 14.4 और पीए की वैल्यू देखो यहाँ से और यहाँ तक अगर वैल्यू 14.4 है दोस्तों और हमें सवाल में बीपी यानी कि ये केवल 10 दिया है और ये पूछ रहा है, देखिए अब उधर का केवल 10 है दोस्तों, ये केवल 10 हो गया तो ये कितना बचा 4.4 बचा, जो कि अपना आंसर है। बात समझ रहे हैं कि नहीं, मैंने पूरा पी से ए तक निकाल लिया, दैट इज 14.4। तो अगर पी से ए तक 14.4 है और हमें पी बी सवाल में 10 दिया है तो बी से और ए तक कितना होगा, 10 को हम घटा देंगे 14.4 में से 4.4। आगे बढ़ते हैं। अब ये सवाल समझिए दोस्तों, सवाल यहाँ पर क्या दिया गया है कि त्रिभुज ए बी सी में डी ए से बी सी तक एक माध्यिका है और ए बी बराबर 6 है, ए सी बराबर 8 है और बी सी बराबर 10 है। माध्यिका ए डी की लंबाई बताइए। अब देखिए माध्यिका की लंबाई हम अपोलोनियस थ्योरम से लगाते कर निकालते हैं। अगर आप चाहें तो आप ऐसे डायग्राम बना सकते हैं दोस्तों कि ये लेट से ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया और बी ए से माध्यिका खींचा गया है, जैसे ये ए डी हो गया, ठीक है। और आपको ए बी की वैल्यू दे रखी है 6, ए सी की वैल्यू 8 और ये पूरी कितनी दे रखी है 10, ठीक है। अब आप अगर ये माध्यिका है तो आप बोलें कि ये 5 और 5 हो गया। फिर आप ये बोलेंगे दोस्तों कि यहाँ पर हम अब क्या कर सकते हैं कि ए डी अगर माध्यिका निकालना है तो अपोलोनियस थ्योरम निकाल लो, दोनों साइड का स्क्वायर यानी कि ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर और इक्वल टू होता है ए डी स्क्वायर और प्लस ये डी सी स्क्वायर का डबल, ठीक है। तो आप ऐसे निकाल सकते हैं अपोलोनियस थ्योरम लगा के। लेकिन ये भी यहाँ पर आप देखिए कि ये जो नंबर्स दिए गए हैं आपको साइड्स 6, 8 और 10 ये क्या है, ट्रिपलेट है दोस्तों। 6 को ये 3 का डबल है, ये 4 का डबल है, ये 5 का डबल है। आपको पता है कि 3, 4, 5 ट्रिपलेट होते हैं और उसी को डबल करके दिया गया है। और अगर ये ट्रिपलेट है दोस्तों तो आपको पता है कि समकोण त्रिभुज में, ये ट्रिपलेट होने का मतलब जो त्रिभुज है वो समकोण हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। और राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है दोस्तों, जो माध्यिका एडी होती है ये डायरेक्ट कर्ण की आधी होती है, यानी कि हाइपोटेनस की आधी होती है। और हाइपोटेनस यहाँ पर कितना है दोस्तों 10 है, तो 10 का आधा करेंगे तो कितना आ जाएगा 5 और 5 अपना आंसर है, ठीक है। ये बात याद रखना है दोस्तों कि अगर ये एक समकोण त्रिभुज है और यहाँ पर ये ए है, ये बी है और ये सी है, ए से यहाँ पर ए डी खींचा गया है तो यहाँ पर ये भी कैपिटल आर होता है, ये भी आर होता है और ये भी आर होता है और ए डी यहाँ पर मीडियन भी होती है और ये डायरेक्ट बी सी की आधी होती है, ये आपको याद रखना है। तो बी सी यहाँ पर 10 है, आधा कर देंगे 5 आ जाएगा।
या फिर आप अपोलोनियस थ्योरम भी लगा सकते हैं। देखिए अगला सवाल है कि दीवार की तरफ झुकी हुई एक सीढ़ी का जो उन्नयन कोण है वो 60 है। यदि आधार दीवार से 3.6 मीटर की दूरी पर हो तो सीढ़ी की लंबाई कितनी है? देखिए जैसे मैंने ये बना दिया, ठीक है, यहाँ पर बात समझिए। अब इसमें क्या हो गया दोस्तों कि ये सीढ़ी है जो तिरछी वाली है, ये वाली क्या है? सीढ़ी है। ये हमारी हो गई दोस्तों सीढ़ी। अब इसमें ये कह रहा है कि ये तो अपने पास 60 डिग्री के साथ उन्नयन कोण है, यानी कि यहाँ पे एंगल कितना है? 60 डिग्री है। अब हमें दीवार से इसकी डिस्टेंस दे रखी है, यानी कि ये दे रखी है 3.6, और हमें ये वाली वैल्यू पूछ रही है कि सीढ़ी की लंबाई कितनी होगी। तो आपने ये कभी ना कभी पढ़ा होगा दोस्तों कि देखिए ये तो अब 60 है तो ये कितना बन जाएगा? 30 डिग्री बन जाएगा, क्योंकि ये 90 डिग्री है। तो एक 60 है तो एक कोण 30 हो गया, और 30 के सामने जितना होता है दोस्तों 90 के सामने उसका डबल होता है। 30 वाले का डबल होता है 90 के सामने। तो 30 के सामने अगर 36 है तो 90 के सामने कितना होगा? 72, यानी कि 7.2, और ऑप्शन सेकंड वाला अपना आंसर है। ये बात आपने पहले से पढ़ी होगी हाइट एंड डिस्टेंस में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब अगला सवाल ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको बोला गया है कि किसी वस्तु के अंकित मूल्य 1250 रुपये पर 5%, 15% और 20% की 3 क्रमिक छूट दिया गया, और सभी छूटों के बाद विक्रय मूल्य बताना है कि विक्रय मूल्य कितना आएगा। दोस्तों आसान है। देखिए मैं कहूँगा कि यहाँ पर आप डीएस अप्लाई कर लो और सीधा सीधा बना लो। सीधा सीधा का मतलब और कुछ लिखना नहीं है। उल्टा सीधा कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा होगा, मैंने कई बार पढ़ाया है। अगर आपको याद हो तो, नहीं याद हो तो आप सोल्यूशन देख सकते हैं मेरा एस डी यादव का, या फिर सीजीएल मेंस वाला जो मैंने सोल्यूशन किया है। देखिए तो 1250 रुपये पहले दाम था दोस्तों, और पहला बार 5% का डिस्काउंट दिया गया, यानी कि 95/100 लिखेंगे। फिर 15% का डिस्काउंट दिया गया तो ये 85/100 लिखेंगे, और फिर 20% का डिस्काउंट दिया गया तो ये 80/100 लिखेंगे। अब यहाँ पर आप डीएस निकाल लो केवल, और कुछ नहीं करना है। तो आप डीएस देखोगे कि यहाँ पर 5 और 2 7 और 1 8 बच गया, और इंटू के इसमें 9 तो लेते नहीं है तो 5 बच गया, और ये 8 5 13 का मतलब कितना हो गया? 4, और इंटू का ये 8 आ गया। अब यहाँ पर देखिए 5 का 20, यानी कि ये 2 हो गया। 8 8 64, 64 का मतलब 6 4 10 1 हो गया, और 2 एकम 2, यानी कि डीएस कितना बनेगा दोस्तों? 2 बनेगा। अब देखिए पहले में अगर हम बात करें तो ये 9 का 9 और 5 5 10 2 12, ये तो 3 बन गया, डीएस नहीं होगा, इसमें एक ही है, नहीं होगा। ये 9 को हटा दो तो 12 दूना 24 का मतलब ये कितना हो गया दोस्तों? 4 2 6 हो गया, नहीं होगा। इसमें अब आप जोड़ कर देख सकते हैं, 7 5 12 और 8 ये 20 बन रहा है, और 20 का डीएस कितना होगा दोस्तों? 2 हो जाएगा। तो ऑप्शन 4 अपना सही उत्तर है। यानी कि आप चाहें तो पूरा कैलकुलेट कर सकते हैं, या फिर डिजिटल सम बेस्ट तरीका है ऐसे सवालों में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब ये अगला सवाल देखिए दोस्तों, यहाँ पर बोला गया है कि 10 मीटर व्यास वाले एक वृत्ताकार उद्यान के परितः 64 सेंटीमीटर का चौड़ा रास्ता बनाया गया है। तो रास्ते का क्षेत्रफल बताना है। कुल मिलाकर बात ऐसे है कि ये एक वृत्ताकार उद्यान है, और इसके बाहर ये एक हमने बना दिया रास्ता। इस तरीके का रास्ता बना दिया। अब आपसे ये बोल दिया दोस्तों कि ये जो रास्ता है इसका एरिया बता दीजिए। तो ये एरिया आपने पढ़ा होगा, कॉन्सेंट्रिक सर्कल बन गया, संकेंद्री वृत्त बन गया, और ये एरिया किसके बराबर होता है? पाई और इंटू का बड़ा आर स्क्वायर माइनस छोटा आर स्क्वायर। अब एक दफ़ा हम ये भी सोचते हैं कि आंसर 11 से कट जाएगा, लेकिन यहाँ पे सवाल में लगभग में आंसर पूछा है। लगभग में पूछा है तो इसकी मतलब कोई गारंटी नहीं है 11 से कटे नहीं कटे, और जो लोग 11 लगाकर चल दिए होंगे वो तो ऐसे ही गलत हो गए, क्योंकि लगभग में मान पूछा है ना, 11 नहीं भी आ सकता है उसमें। अगर एक्यूरेट आंसर पूछता तब हम बात सोचते कि चलो भाई 11 का मल्टीपल होना चाहिए आंसर, लेकिन आंसर जो है वो आपसे अप्रॉक्सीमेट आंसर पूछ लिया है। तो यहाँ पर हम यही काम करने वाले हैं, पाई और कैपिटल आर का स्क्वायर माइनस स्मॉल आर का स्क्वायर। अब एक बार आर की बात कर लेते हैं कि आर कितना होगा भाई। तो आप देखिए यहाँ पर आर कितना हो सकता है, तो आप बोलेंगे दोस्त सबसे पहले कि जो छोटा आर है, पहले से देखिए व्यास तो 10 है, व्यास 10 है तो त्रिज्या कितना हो गया? छोटा वाला 5 हो गया। और ये जो चौड़ाई है, ये चौड़ाई है कितनी? 0.64 मीटर। सेंटीमीटर में तो 64 है, और मीटर में बदलेंगे तो 100 से डिवाइड करेंगे तो 0.64 मीटर हो गया। तो कुल मिलाकर अब बात कहेंगे आप कि जो छोटा वाला आर है वो तो ये 5 ही है, 5 मीटर, लेकिन जो बड़ा आर बनेगा वो कितना बनेगा दोस्तों? एक मिनट, बड़ा आर जो बनेगा ये 5 और प्लस का 0.64, तो ये बनेगा 5.64 और मीटर, इतना बनेगा 5.64 मीटर। अब यहाँ से हम पाई इंटू बड़ा आर स्क्वायर माइनस छोटा आर स्क्वायर निकालेंगे, इजीली निकाल सकते हैं। देखिए कैसे, पाई के बदले आप 22/7 लिख लीजिए जैसे सवाल में लिखा है, और इंटू बड़ा आर का स्क्वायर यानी कि 5.64 का स्क्वायर, और माइनस छोटा आर का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर। अब ये जो बड़ा आर स्क्वायर माइनस छोटा आर स्क्वायर लिखा है, इसको हम ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी लिख सकते हैं, क्योंकि ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। ठीक है, तो हम डायरेक्ट इसको लिखेंगे दोस्तों 22/7, और एक बार जोड़ेंगे तो 10.64 आएगा, और जब घटाएंगे तो ये 0.64 आएगा।
बस इसको आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। आप कुल मिलाकर बात ये है। और अप्रॉक्सीमेशन भी थोड़ी मुश्किल है क्योंकि 10 और 11 काफ़ी पास पास के ऑप्शन हैं, तो हमें लगता है कि यहाँ पर आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा कि कितना आएगा। लेकिन देखने से दोस्तों ये लग तो नहीं रहा है कि इन ऑप्शन के आसपास भी आ पाएगा। जैसे मान लो हम ये मान लेते हैं कि ये लगभग आधे के बराबर है, मैं अप्रॉक्सीमेशन की ही बात करता हूँ। जैसे अप्रॉक्सीमेशन से ही लग रहा है कि ये गलत दे दिया। जैसे इसको हम मान लेते हैं दोस्तों एक दफ़ा कि ये लगभग 0 पॉइंट कितना है 5 है, तो आप बोलें कि 0.5 है, यानी कि ये 1/2 हो गया, आधा। और ये आप 10.5 मान लो, यानी कि इसको भी आप मान लो कि 21 का आधा है, 10.5 लगभग मान के चलो। और ये कितना है 22/7 है, ठीक है। अब अगर आप इतना भी मान के चलते हो तो देखो ये 2 से 11 दूना 22 हो जाएगा, और 2 से अगर इस 11 को 10 भी मानोगे तो 2 पचे 10 और 21 पचे ये बन जाएगा 105। 105 और बटा का ये 7 आ रहा है, तो 15 सतह 105, यानी कि कम से कम तो ये 15 आ रहा है। लेकिन आंसर एक्चुअली में 15 से भी ऊपर जाएगा। क्यों जाएगा? क्योंकि हमने वैल्यू चेंज कर दिया है। सारी वैल्यू को मैंने घटा घटा कर लिखा है, आपको पता है ना। इसको मैंने आधा ले लिया जबकि ये 0.6 था, और इसको मैंने कितना मान लिया 10.5 मान लिया जबकि ये 10.6 था। तो सबको हमने लगभग कम कर करके लिखा है, इसीलिए आंसर हमारा कम आ रहा है, यानी कि 15 जो है ये भी हमारे सही उत्तर से कम है। ठीक है, सही उत्तर जो है वो 15 से भी ऊपर होगा। आप इसको पूरा पूरा अगर कैलकुलेट करोगे तो मैं बता देता हूँ आपको लगभग कितना मिलेगा, आप कैलकुलेट करके चेक कर लेना। कुल मिलाकर बात यह है कि यहाँ पर एसएससी ने गलती कर दी, 100 रुपये ठग लिए एक विद्यार्थी से, और जितने विद्यार्थियों ने इसमें क्लेम किया होगा आप उतना को 100 से मल्टीप्लाई कर लो। देखिए इसका जो वैल्यू आएगा वो 21.4 के आसपास आएगा। ठीक है, आप कैलकुलेट कर लेना, 21.4 इसका सही उत्तर होगा। और ये सारे ही ऑप्शन गलत हैं क्योंकि ये बहुत छोटे ऑप्शन हैं, जो आंसर हमारा बनेगा उससे काफ़ी छोटे हैं। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं और अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल देखिए दोस्तों, यहाँ पर कह रहा है आपको कि उन सैनिकों की न्यूनतम संख्या क्या होगी जिन्हें 10 और 12, 15, 18 एंड 20 सैनिकों की टुकड़ी और ठोस वर्ग के रूप में तैयार किया जा सके। अब ये सवाल कुल मिलाकर उसी सवाल से मिलता जुलता है। आपने ये पढ़ा होगा कि इन संख्याओं से वो ऐसी संख्या जो इनसे कट जाए और परिपूर्ण वर्ग भी हो, यानी कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर भी होना चाहिए और इनसे डिविजिबल भी होना चाहिए। तो कुल मिलाकर बात यह है कि आप ये कहेंगे दोस्तों, सबसे पहला बात कि इनसे डिविजिबल कौन होगा। एक मिनट दोस्तों, इनसे कौन कट जाएगा? जो इनका एलसीएम होगा। तो आप बोले कि एलसीएम तो इनसे कट जाएगा, लेकिन हमें एलसीएम तक ही नहीं सीमित रहना है। जो एलसीएम आना चाहिए वो एक परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, यानी कि वो एक पूर्ण वर्ग संख्या होना चाहिए। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर होना चाहिए। तो एलसीएम अगर आप निकालेंगे इनका तो वो तो 180 आ जाएगा, लेकिन ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो आपको आंसर में 180 का ही मल्टीपल ढूंढना पड़ेगा जो परफेक्ट स्क्वायर भी हो। तो देखिए ऑप्शन में परफेक्ट स्क्वायर तो 3 ही है, ये तो नहीं है, ये वाला है, ये वाला है और ये वाला है, और ये 180 से कट जा रहा है, तो ये आंसर हो गया अपना। आप एलसीएम नहीं भी निकालते, आप डायरेक्ट ऐसे भी देखते कि चलो हमारा वही उत्तर सही होगा जो इन सबसे पहला बात कट जाए और दूसरा कि वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो। फिर आप कहते हैं कि देखिए दोस्तों कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर तो ये नहीं है, हमारे पास 3 ऑप्शन बचे, अब इनमें से ढूंढना पड़ेगा कि कौन इनमें से सबसे कट जाएगा। अब देखो 625 इन जीरो वालों से तो नहीं कटेगा गया, और 400 की बात करेंगे तो ये 12 और 18 से नहीं कटेगा क्योंकि 400 में 3 नहीं है, तो ये भी गया। अब ये बचा हमारे पास इकलौता आंसर। ठीक है, तो आप ऐसे भी मार्क कर सकते हैं। चलिए, मज़ा आ रहा है और समझ में आ रहा है तो जरूर से वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट भी जरूर करना। आगे बढ़ते हैं अब ये अगला सवाल देखिए दोस्तों, यहाँ पर कह रहा है कि 3 भागीदार हैं किसी व्यापार में, जो लाभ होता है उनको, वो लाभ का अनुपात है 8:7:5, यानी कि इस अनुपात में लाभ को बांटते हैं, और पूंजी जो लगाए हैं वो क्रमशः 7 माह, 8 माह और 14 माह के लिए लगाए हैं। तो आपको बताना है कि उनकी पूंजी का अनुपात कितना होगा। अब आपको एक बात तो पता होगा दोस्तों कि पूंजी का जो रेशियो आता है वही लाभ का रेशियो होता है। ठीक है, पूंजी का जो रेशियो होता है, जितने समय पूंजी गुना में समय इक्वल टू लाभ का रेशियो। यानी कि आप ये कहेंगे कि चलो मान लो इन लोगों ने XYZ पूंजी लगाया था, तो आप बोलेंगे कि पहला दोस्तों 7 महीने के लिए लगाया था तो उसका पूंजी कितना हो गया 7x, x रुपये लगाया था हर एक महीने में तो 7x हो गया। रेशियो दूसरा लगाया था 8 माह के लिए तो उसका 8y हो गया, और तीसरा 14 माह के लिए लगाया था 14z हो गया। और यही रेशियो इनके लाभ के बराबर आएगा, यानी कि 8:7:5 के बराबर आएगा। यहाँ से अगर आप XYZ की रेशियो दोस्तों लिखते हो, XYZ क्या है, इनकी पूंजियाँ हैं कैपिटल्स, और ये आ जाएगा 8/7 x वाला, y वाला 7/8 और z वाला कितना आ जाएगा 5/14। अब यहाँ से हमारे पास तरीके कई सारे हैं इसको सीधा करने का। पहला बात कि पहला वाला ऑप्शन 8 से कटना चाहिए, वो 64 केवल एक ही ऑप्शन में है तो आगे हम बढ़ेंगे नहीं। ठीक है, दूसरा वाला 7 से कटना चाहिए, तीसरा वाला 5 से, बताओ।
दूसरा वाला 7 से इसमें कट रहा है, तीसरा वाला 5 से भी कट रहा है, पहला वाला ही 8 से नहीं कटा किसी में, तो क्या कहें। तो हम यहीं से मार्क कर सकते थे। फिलहाल आपको पूरा आंसर लिखना है दोस्तों। तो आप क्या कहेंगे कि इसको मल्टीप्लाई कर लो किससे, इनके नीचे वाले जो हैं उनके एलसीएम से, डिनोमिनेटर्स के एलसीएम से। तो 14, 8 और 7 का एलसीएम 56 बनता है, तो आप 56 से गुना कर लो। 14 चौके 56, तो ये 5 चौके ये कितना बन जाएगा दोस्तों, 20 बन जाएगा। और 8 सते 56, तो 7 सते 49 बन जाएगा। और 7 अठे 56, 8 अठे 64 बन जाएगा। ये अपना आंसर रहेगा। तो आप ऐसे पूरा फाइंड आउट कर सकते हैं, वरना ऑप्शन के थ्रू तो मैंने बता ही दिया आपको कि क्या करना है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल पर आते हैं। अब ये अगला डीआई वाला सवाल देखिए। इसमें क्या है दोस्तों कि 300, 350 से कम अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या 400 या इससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या से कितना प्रतिशत अधिक है। इजी सवाल है। देखिए आप डेटा में अगर देख पा रहे हो, या मैं दिखाई देता हूँ आपको। डेटा में अगर आप देख पाए तो यहाँ पर आपसे बोला गया है पहला बात कि 350 से कम अंक प्राप्त करने वाले। 1 मिनट दोस्तों, देखिए 350 से कम अंक प्राप्त करने वाले कौन से हैं, 350 से नीचे ये वाले लोग हैं। तो इनका ऐड कीजिए। देखिए 35 है, 45 है, 30 है और 60 है। तो 35 और 45 जोड़ेंगे तो ये 80 बन जाएगा। और 80 और 60 हो गया 140, और 30 170। यानी कि 300 से नीचे वाले कितने बन गए, 170। और ये कह रहा है कि इसकी जो संख्या है 400 या उससे ऊपर वालों से कितना ज़्यादा है। तो 400 यहाँ पर है, इससे ऊपर कितने हैं दोस्तों, 35 है। तो 170 जो है ये 35 से कितना ज़्यादा है, बताइए कितना ज़्यादा है दोस्तों, यही हमें कैलकुलेट करना है। तो अब हम बड़ा कर लेते हैं ऑप्शन को ध्यान में रखकर। देखिए हमसे ये पूछा है कि ये जो 170 है दोस्तों, ये 35 से कितना ज़्यादा है। तो आप बोलेंगे कि 135 ज़्यादा है कितने से, 35 से, और गुना का 100, यही परसेंटेज बनेगा। और ये 7 पचे 35, इसको 5 से गुना कीजिए। 5 दूना 10 और 5 सत्ते 35, ये कितना आ गया दोस्तों, 2700 और बटे का 7 आ गया। अब ये लगभग 400 के आसपास आंसर बनेगा। आप देख रहे हैं 700 का 28, अगर ये 2800 होता तो 4 बारी में कट जाता। तो ऑप्शन 4 अपना सही उत्तर है, यही 400 के लगभग करीब है, सबसे ज़्यादा करीब है। और अगर आप कैलकुलेट करना चाहते हैं तो शुरू के 2 डिजिट निकाल भी सकते हैं। जैसे आप 7 से काटेंगे इसको, तो आप बोलेंगे दोस्तों कि 7 तियाँ 21, और बचा 6 और 0, तो 7 अठे 56। तो देखिए 3 और 8 से स्टार्ट होने वाला ऑप्शन 4 है, आप ऐसे भी देख सकते हैं। और पूरा अगर आप डिवाइड करेंगे तो ये इतना आ जाएगा, 385.7। देखें भाई अगले सवाल में, देखिए यहाँ पर आपको क्या दिया गया है कि x किलोमीटर पर आवर की चाल से चलने वाली एक रेलगाड़ी 300 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 30 सेकंड में पार करती है। ठीक है, और उसी दिशा में 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहे एक व्यक्ति को 20 सेकंड में ओवरटेक कर लेती है, यानी कि पार कर जाती है, समझ लो। तो x का मान क्या होगा। देखिए दोस्तों क्या कीजिए, यहाँ पर एक बात समझिए, दोनों में आप वो चीज़ ढूंढिए कि कौन सी क्वांटिटी सेम है दोनों कंडीशन में। तो आप बोलेंगे दोस्तों कि ट्रेन की लेंथ सेम है दोनों कंडीशन में, यहाँ पर भी वही ट्रेन है और वहाँ पर भी वही ट्रेन है, तो ट्रेन की लेंथ सेम है, तो हम ट्रेन की लेंथ पर काम कर देते हैं। देखिए अगर पहले बार आप फर्स्ट केस में डिस्टेंस की बात करेंगे तो दूरी बराबर चाल गुना समय होता है। और चाल कितना है, x है, और इसको 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि ये मीटर प्रति सेकंड में बन जाए। और इनटू का टाइम कितना लगा है, 30 सेकंड। यानी कि चाल हो गया x और गुना में 30 सेकंड टाइम, चाल गुना समय बराबर क्या हो गया, दूरी हो गया। इतना दूरी चला है। लेकिन ये दूरी आपको पता है कि इसमें प्लेटफॉर्म की लंबाई भी है 300 मीटर। 300 मीटर प्लेटफॉर्म की लंबाई और प्लस में ट्रेन की लंबाई दोनों चला होगा यहाँ पर। तो अगर हम इसमें से प्लेटफॉर्म वाला ये 300 मीटर घटा दें दोस्तों, तो ये किसके बराबर आ जाएगा, अब ये लेंथ जो आई ये ट्रेन के बराबर की आ गई, ट्रेन के बराबर लेंथ आ गई। क्योंकि ये टोटल दूरी मैंने निकाल लिया जिसमें ट्रेन की लेंथ भी है और प्लेटफॉर्म की है, और इसमें से मैंने प्लेटफॉर्म वाला घटा दिया, तो हमारे पास ट्रेन का बच गया। अब देखिए मैं दूसरे कंडीशन में भी ट्रेन की लेंथ निकाल लेता हूँ। दूसरे कंडीशन में तो वो व्यक्ति को पार कर रहा है, और अगर आदमी को पार करती है ट्रेन तो जो दूरी होती है वही ट्रेन की लंबाई के बराबर होता है। तो दूरी बराबर हम चाल गुना समय लगाएंगे। तो चाल कितना है दोस्तों, आदमी की चाल 6 है जो उसी दिशा में चलता है। अगर उसी दिशा में चल रहा है और चाल 6 है, तो जो रिलेटिव स्पीड आएगा वो क्या आएगा, सेम डायरेक्शन में हम घटाते हैं तो यहाँ पर घटा देंगे। ट्रेन की चाल तो x है और माइनस में 6 व्यक्ति की चाल, और इसको 5/18 से भी गुना कर लेते हैं ताकि ये मीटर प्रति सेकंड में बन जाए। और गुना में कितना टाइम लगा है दोस्तों, 20 सेकंड। तो व्यक्ति वाले में जो दूरी आएगा यही ट्रेन की लंबाई, और दोनों में हमने ट्रेन की लंबाई बराबर कर दी। अब यहाँ से देखिए जो कटने लायक है उसको काट देते हैं। जैसे आप देखेंगे कि ये 5 और 0 कट जा रहा है, यानी कि 50। 50 से ये कितना बार में कट जाएगा, 6 बार में। और इसमें से भी हम ये 5 और 0 को साफ कर देते हैं। यहाँ पर ये 3 छक 18 कट जाएगा, और ये 2 निम 18 कट जाएगा, और कुछ कटने लायक नहीं है। तो यहाँ पर मच गया x/6, और इनको इधर ला दो तो आप बोलोगे कि माइनस में x-6 कितना आ गया, 9, और इक्वल टू का कितना आ गया, 3 नहीं 6 आ गया। यहाँ से वैल्यू निकाल लो, सबको 9 से मल्टीप्लाई कर दें क्या, सबको 9 से नहीं, हम कितना से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 36 से कर दें।
36 से मल्टीप्लाई कर देते हैं ताकि ये सारा सिस्टम साफ हो जाए। ठीक है, तो आप एलसीएम लेने वाला झंझट नहीं रह जाएगा। अगर 36 से गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा 6x और माइनस का ये 9 चौके 36, तो ये 4x और प्लस 6 चौका 24 और इक्वल टू 36 छक कितना हो जाएगा 216। अब यहाँ से 6x में से 4x जाएगा तो 2x और ये 24 उधर ले आके घटा दीजिए तो 6 में से 4 जाएगा 2 और ये 21 में से 2 जाएगा 92। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों, x इक्वल टू 9 दूना 18 और 6 दूना 12 यानी कि 96। तो ऑप्शन पहला वाला जो है ये सही उत्तर है। ठीक है, तो मैंने कोशिश किया है कि दो दो यहाँ पर वेरिएबल ना माने जाए, वरना आप इसमें ट्रेन की लेंथ को y मान करके और x तो दे ही रखा है आपको स्पीड, और आप दो इक्वेशन निकाल करके और कर सकते थे। लेकिन मैंने कोशिश किया कि दो इक्वेशन ना बने, एक ही इक्वेशन से बात बन जाए, और वो बन गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल पर आते हैं। देखिए दोस्तों, इस सवाल में आपको क्या बोला गया है कि एक साथ P और Q किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं, P अकेले 18 दिन में कर सकता है, तो Q अकेले उस काम के 2/3 भाग को कितने दिन में करेगा। आसान सवाल है। हम ये लिख लेते हैं दोस्तों कि PQ 12 दिन लगाता है, एक साथ काम करते हैं तो 12 दिन लगाते हैं। P केवल 18 दिन लगाता है एक अकेले। ठीक है, P अकेले केवल कितना दिन लगाता है, 18। हमें Q का बताना है। ये देखिए, अगर एफिशिएंसी का आप रेशियो लिखोगे तो ये 12 या 36 और 18 दूना 36, ये 36 36 सेम बन गया। तो यहाँ पर देखिए PQ में से अगर मैं P घटा दूं, PQ में से P को घटा दूं तो Q वाला बच जाएगा। तो 3 में से 2 घटाएंगे तो 1, Q की एफिशिएंसी 1 आ गई। तो Q को अगर टोटल काम करना होता तो 36 और बटा 1 दिन लगाता। टोटल काम तो 36 है ना, और ये 1 के अकॉर्डिंग करता, 1 की एफिशिएंसी से, तो 36 दिन लग जाते। लेकिन इसको उतना काम नहीं करना है, इसको करना है 2/3, तो इसको 2/3 से गुना कर देते हैं। 3 से 12 36 और 12 दूना कितना आ गया दोस्तों 24, यानी कि ऑप्शन 4 इसका सही उत्तर है। अब बढ़ जाते हैं आगे। ये सवाल देखें भाई, यहाँ पर बोला गया है कि पी क्यू आर एस एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है यदि कोण पी जो है वो कोण आर का 4 टाइम्स है और एस जो है वो क्यू का 3 टाइम्स है, तो क्यू और आर का आपको एवरेज बताना है कितना होगा। कोई बात नहीं, बता लेंगे। देखिए सबसे पहले तो ये बात समझिए कि यहाँ पर ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में क्या होता है दोस्तों, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में आमने सामने के जो कोण होते हैं उनका योगफल कितना आता है दोस्तों, उनका योगफल आता है 180 डिग्री। यानी कि ये मान लीजिए P है, ये Q है और ये R है, ये S है। अब आपसे ये बोला गया है दोस्तों कि यहाँ पर P जो है वो R का 4 गुना है, P R का 4 गुना है, यानी कि R 1 है तो ये कितना है दोस्तों 4 है। तो टोटल आप बोलेंगे कि 4 और 1 5 की वैल्यू कितनी हो जा रही है 180, क्योंकि योगफल 180 आता है। तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई 36। और हमें Q और R का एवरेज बताना है, तो हम इसमें से किसका मान निकाल लेंगे, R का। तो R 1 है और 1 की वैल्यू तो हमने 36 निकाल ही दी। अब बात करते हैं इसकी, यानी कि एस और क्यू की बात करते हैं। तो एस और क्यू में आपको क्या दे रखा है सवाल में कि एस क्यू का 3 गुना है, एस क्यू का 3 गुना है, यानी कि क्यू 1 है तो एस कितना है 3 है। और इनका योगफल अगर आप देखेंगे तो 3 और 1 4 की वैल्यू अगर 180 है दोस्तों, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 45 आ जाएगी। और हमसे इसमें आर का तो हमने निकाल रखा है, अब क्यू की जरूरत है, और क्यू वाली 45 आ गई है। तो देखो ये क्यू वाली 45 आ गई, एक की मान हमने 45 निकाल दी। अब हमसे क्या पूछा है कि क्यू और प्लस आर बाई 2, एवरेज बताने का मतलब यही है। तो Q और R को जोड़ेंगे तो ये कितना आ जाएगा, देखिए 36 और पहले तो 40 और 30 70 हो गया, 70 10 80 और 1 81 आ गया। 81 का आधा कितना होगा 40.5। 81 का आधा कितना हो गया दोस्तों 40.5, यानी कि ऑप्शन 3 इसका सही उत्तर है। आसान था, आगे बढ़ते हैं अब। देखें भाई, अगले सवाल में आपको क्या दिया गया है, यहाँ पर बोला गया है आपको कि ये जो वैल्यू दी हुई है इसको सिंप्लीफाई करना है, इसका वैल्यू बताना है कितना आएगा। तो हम पहले ब्रैकेट से काम शुरू कर लेते हैं। जैसे इसका मान कितना आएगा, देखिए अलग अलग सबका हम निकाल लेते हैं। पहले ऑफ है तो ऑफ वाले को आप गुना करोगे तो ये 4 दूना 8 और उसमें 4 से डिवाइड करोगे तो ये कितना आ जाएगा, देखिए 4/8 आएगा एक्चुअली में। ये आएगा 4 और इस डिवाइड के लिए बटा और 4 दूना 8 आएगा, तो ये कटाकर आपका 1/2 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर, या आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि पहले हम ऑफ वाला काम करते हैं, तो ऑफ वाला यहाँ पर है तो ये 4 दूना 8 हो जाएगा, और ये 4/8 है तो 4 को अगर 8 से भाग करेंगे तो ये 1/2 ही देगा। इनकी बात कीजिए तो यहाँ पर भी हम ऑफ वाले को पहले कर देंगे, तो 4 दूना 8/4, तो ये तो 2 आ जाएगा, 8 और डिवाइडेड बाई 4 तो 2 आ जाएगा। और यहाँ पर 4 प्लस इतना है और प्लस का इतना आ गया, इनको जोड़ देंगे तो 4 2 6 6 दूना 12 और 1 13/2 आ गया। यानी कि इसके इधर की जो वैल्यू है टोटल हमने निकाल दिया 13/2। इधर बात करते हैं, देखिए शुरू में -7 है, डिवाइडेड बाई अंदर कितना है 5 और प्लस 1/2। ठीक है, इसको हमने 1/2 लिख दिया, सिंपली 1/2 लिख भी सकते हैं इसको। और बाकी क्या माइनस, ये कितना बच गया हमारे पास 13/2 जो हमने निकाला है। तो ये कितना बन गया माइनस का 7 और डिवाइडेड बाई अंदर कितना बनेगा, देखिए ये 13 में से 1 जाएगा तो ये बन जाएगा 12/2, यानी कि 6 माइनस का 6 बनेगा ना।
तो माइनस का 6 में से 5 जाएगा तो ये माइनस का 1 आएगा। इसका मतलब आप चाहो तो निकाल भी सकते हो, जैसे ये 5, और इनको अगर आप देखते हैं तो 6 में से 1 जाएगा तो माइनस का 12/2, तो ये माइनस का 6 आ जाएगा। तो आप बोलेंगे माइनस का 7 और डिवाइडेड बाई 5 में से 6 जाएगा तो माइनस का 1, ये माइनस माइनस कट जाएगा तो वैल्यू कितनी आ जाएगी? 7, यानी कि दूसरा सही उत्तर है। अब बढ़ते हैं आगे। इस सवाल को देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपसे कहा गया है कि रक्षा यानी कि डिफेंस पर जो खर्च हुआ है राशि, वो एजुकेशन पर खर्च किए हुए राशि से कितना परसेंट ज़्यादा है। तो आप देखिए इसमें एजुकेशन का कितना है और डिफेंस का कितना है। देखिए डिफेंस का यहाँ पर दिया है 12 और एजुकेशन का दिया है 6। बताओ 6 से का तो ये डबल है, यानी कि 100% ज़्यादा है। काम खत्म, ऐसे ही हमने निकाल दिया। देखिए देखिए डिफेंस वाला था दोस्तों 12 और एजुकेशन वाला था 6, ये इसका डबल है। डबल होने का मतलब 100% ज़्यादा है। या फिर आप निकाल लो इससे, ये कितना ज़्यादा है? 6 ज़्यादा है। और कितना से 6 ज़्यादा है? 6 से ही, और गुणा का 100। यही तो आप करेंगे, 6 से 6 कटेगा तो अभी भी 100% बचेगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब ये सवाल देखिए, इस तरह का सवाल मैंने कितना करा दिया है आपको, कई सारा सवाल ऐसा करा दिया। और मैंने ये भी बताया है कि जब कॉट और टेन सेम होते हैं तो जो एंगल का योगफल होता है वो 90 डिग्री होता है। इसका और इसका जो योगफल आएगा, यानी कि जो सम आएगा इनका, वो 90 डिग्री आएगा। तो आप जोड़ोगे तो 4 थीटा और 1 थीटा, 5 थीटा और माइनस का 5 बराबर कितना हो जाएगा? 90। तो 5 थीटा कितना आ जाएगा? 95, यानी कि थीटा कितना आ जाएगा दोस्तों? 19×5 = 95, यानी कि 19। ऑप्शन 4 सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्त, इसमें आपको बोला गया है कि कोई पंप किसी पानी की वाली टंकी को 3 घंटे में भर सकता है। रिसाव के कारण इसे भरने में 3:1/3 आवर्स लगते हैं। तो आपको बताना है कि जब टंकी भरी हो तो अकेले रिसाव को टंकी के पूरे पानी को निकालने में कितने घंटे लगेंगे। वेरी इजी क्वेश्चन है। देखिए आप ऐसे लिख लीजिए, पहले तो मान लीजिए कि टंकी जो है वो देखिए भरने वाला और रिसाव दोनों मिलकर के भरते हैं तो ये टाइम लग जाता है, और अकेले भरने वाला भरता है 3 घंटे में भर देता है। मान लेते हैं ए अकेले भरता होगा तो 3 घंटे लगते हैं, लेकिन ए और बी दोनों काम करते हैं तो 3:1/3 का मतलब 10/3 घंटे लगते हैं। अब यहाँ से एफिशिएंसी सेम कीजिए, इसको हम किससे गुना कर लें दोस्तों? 10 से गुना कर लेते हैं तो 30 बन जाएगा। इसको 9 से गुना कर लेते हैं, टोटल 30 बन जाएगा ना। तो ये एफिशिएंसी आ गई। अब देखिए ए का मान अगर 10 है, बी का मान कितना निकलेगा? खाली करने वाला है तो ये माइनस में आएगा, ठीक है। तो अगर आप ए बी में से ए को घटा देंगे तो बी का मान बचेगा कि नहीं बचेगा? तो हम 9 में से इस 10 को घटा देते हैं तो ये कितना आएगा? -1। माइनस में आने का मतलब है कि ये खाली करने वाला है। तो आप बोलेंगे दोस्तों टोटल कितना खाली कराना था? तो देखो 10 या 30, ये गुना करके कितना बन रहा है? टोटल 30 बन रहा है, यानी कि 30 लीटर पानी खाली करवाना था, और ये 1 घंटे में एक ही खाली करता है। तो एक के हिसाब से कितना टाइम लगा देगा? 30 लगा देगा। तो आंसर अपना कितना आ जाएगा दोस्तों? 30 आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये देखिए, इस सवाल में आपसे कह रहा है किसी त्रिभुज का परिमाप 60 है, समकोण त्रिभुज का परिमाप वो भी, यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल है, और जो कर्ण है वो कितना है? 26 है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बता दो। अब देखिए अगर ये समकोण त्रिभुज है दोस्तों, समकोण त्रिभुज है यानी कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, और ये 26 दिया है, और टोटल भुजाओं का योग लेट से ये ए बी और ये सी है, तो आपको दिया है कि a प्लस बी प्लस सी कितना है दोस्तों? परिमाप का मतलब पेरीमीटर, जो कि सम ऑफ द साइड्स होता है। तो ये साइड का जो सम है वो कितना दिया है? 60 डिग्री है। अब देखिए अगर ये 26 है तो आप जरा यहाँ पर हिट एंड ट्रायल लगाओ कि 26 वाला ट्रिपलेट अगर हम आजमा लें, क्योंकि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है यानी कि समकोण त्रिभुज है, तो ट्रिपलेट चलेगा इसमें। तो अगर मैं मान लीजिए 5 12 13 का डबल लेता हूँ, देखिए 5 12 और 13 का मैं डबल लेता हूँ, यानी कि ये 10 लेता हूँ, ये 24 लेता हूँ और ये 26 लेता हूँ, तो क्या मेरा 60 बन जाएगा? तो आप जोड़ कर देखिए, ये बन जाएगा 50 और 10, ये 60 आ जा रहा है। यानी कि हमने सही सोचा था। जो भुजाएं आएंगी इसकी, वो एक तो 10 आएगा, एक आएगा 24 और एक कितना आएगा? 26 आएगा। बस अब आप यहाँ से आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं कि यहाँ से अपना एरिया क्या होगा? 1/2, बेस हो गया 24 और हाइट कितना हो गया? 10, और 2 से कट जाएगा 12 दूना 24 और 12 दहा 120, यानी कि ये अपना उत्तर हो गया ऑप्शन 4। आसान है। देखिए कर्ण जो है 26 है, तो 26 वाला ट्रिपलेट मैंने यहाँ पर देखा कि क्या वो यहाँ पर फिट बैठ रहा है कि नहीं, और वो फिट बैठ गया तो काम हो गया अपना। बस देखिए दोस्तों, अगले सवाल में आपसे क्या पूछा गया है, यहाँ पर बोला गया है कि बार ग्राफ में 2018 में सभी शाखाओं से हुई कुल बिक्री 2019 में सभी शाखाओं से हुई कुल बिक्री से कितने प्रतिशत कम है। तो कुल मिलाकर सवाल थोड़ी कैलकुलेटिव हो गई, क्योंकि हमें 2018 वाला सबको जोड़ना है और 2019 वाला भी सबको जोड़ना है। तो अगर आप जल्दी में जोड़ पाते हैं तो आपके लिए कुछ भी कैलकुलेशन नहीं है। देखिए जैसे मैं जोड़ कर दिखाता हूँ आपको दोस्तों, कि अगर हम यहाँ पर जोड़ें, सबसे पहले 2018 वाला जोड़ना है। 2018 वाले कौन है इनमें से? सवाल में लिखा होगा कहीं ना कहीं कि 2018 वाले कौन है। देखिए ऊपर दिया है, यहाँ पर ये लिखा है कि नीला रंग 2018 है और लाल रंग जो है ये 2019 है। तो लाल वाला 2019 है, हमें 2018 पहले जोड़ना है, तो हम नीला वाला जोड़ लेते हैं। नीला वाला कितना है? देखिए यहाँ पर 80 है, यहाँ पर 75 है, यहाँ पर 95, 85 और 75 और 70 जोड़ना है। तो हम पहले ऐसे जोड़ लेते हैं। देखिए ये 8 और 7
15 15 और 9 हो गया कितना, 9 5 14 24 और 8 हो गया 32 और 7 कितना हो गया 39, 39 और 7 46। और यहाँ पर 5 और 5 10 और 20 आ गया, तो 46 और 20 कितने हो गए 80 और 5 85, यानी कि ये पूरा 485 आने लगा। कहीं पर गड़बड़ हो गया लग रहा है, रेड वाला तो कहीं नहीं जोड़ दिया हमने। चलो एक बार वापस से जोड़ लेते हैं। देखिए यही ना, ये 5 मैंने ज़्यादा जोड़ लिया, ये 95 वाला मैंने जोड़ दिया था, इसीलिए 5 ज़्यादा आ गया एक्चुअली में। फिर से जोड़ देता हूँ। देखिए नीला वाला हमें जोड़ना है, तो हम यहाँ पर जोड़ेंगे 8 और 7 15 और 9 5 14 24 और 8 32 और 7 हो गया 39 और 7 46, यानी कि 460 आ गया। और फिर ये 5 और ये 5 10 470 हो गया, और ये 5 और ये 5 10 480 आ गया। यानी कि 2018 वाला कितना आ गया दोस्तों, हमारा 480 बन गया। अब बात करते हैं 2019 वाला। 2019 वाला जोड़िए जरा। 2019 वाले रेड वाले हैं, तो आप पहले जोड़िए। यहाँ पर 10 है, 10 और 6 16, 16 और 11 कितना हो गया 27, 27 और 9 36, 36 और 9 45 और 8 53, 53 और ये 10 कितना हो गया 54, 54 और ये 10 55 और 5 कितना हो गया दोस्तों 55 और 10, 55 और 10 हमारे पास कितना हो गया कि 55 पर ही रहेगा, कुछ गड़बड़ तो नहीं जोड़ती है। लगता है शुरू में ही मैंने जोड़ दिया था, 1 मिनट वापस जोड़ लेते हैं। देखिए 10 और 6 16 और 11 कितना हो गया हमारे पास, अच्छा 16 और 11 मैंने पहले ही ना जोड़ लिया है, तो ये 550 पर ही रहना जाएगा, ये 550 पर ही रह जाएगा। फिर अब देख लीजिए कि ये कितना बन रहा है दोस्तों, इससे कितना ज़्यादा हो गया, घटाइए। तो 20 और 50 70 ज़्यादा है, ठीक है 70 ज़्यादा है कितने से 480 से, और गुना का 100। हमें यही फाइंड आउट करना था कि कितना परसेंट ज़्यादा है, कितना परसेंट कम है, ओ सॉरी सॉरी, कितना परसेंट कम है बताना है। तो 70 कम है, और कम किससे है भाई 550 से कम है, तो नीचे हम 550 रखेंगे और गुना का 100 ये बताना है। तो ये 0 से 0 कट जाएगा, और ये 20 पच्चे 100 और ये 11 पच्चे 55, यानी कि 20 सत्ते 140 बटा 11 आ रहा है। तो अगर आप 11 से कटाओगे तो ये आप समझ पाओगे दोस्तों कि 11 से 12 बार में 132 तक कट जाएगा, और पॉइंट 11 सत्ते 77 12.7 लगभग आएगा, यानी कि ऑप्शन 3 इसका सही उत्तर है। और वैसे भी 12 से शुरू होने वाला एक ही ऑप्शन है इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए दोस्तों, इस तरह के सवालों को मैंने पहले भी बोला है कि जब ऐसे लंबे चौड़े सवाल आपको सिंप्लीफिकेशन के दिखें तो आप इनको सेकंड राउंड में किया करो। फर्स्ट राउंड में ये टाइम आपका कंज्यूम कर लेंगे फ्री में ही, उसके बाद भी आंसर सही लगेगा गलत लगेगा कोई गारंटी नहीं है। चलिए तो हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं फिलहाल। तो ऑफ से बात शुरू किया जाता है, तो पहले इस ऑफ का खेल खात्मा करेंगे। तो यहाँ पर ऑफ वाले आप देखोगे तो ये 3 से कट जाएगा, 3 तिया 9, ठीक है। और ये 2 दूना 4 और ये 5 दूना 10, यानी कितना बन गया हमारे पास 2/3। और ये जो भाग का चिन्ह है इसको गुणा का लिख देते हैं, तो ये कितना बन जाएगा इसमें से, ये कटा था 5 दूना 10 और 2 दूना 4, तो ये आ जाएगा हमारा 15/2, क्योंकि भाग से गुना कर रहे हैं। और माइनस का ये कितना है दोस्तों 4/5 है हमारे पास, और इंटू का ये 9 एकम 9 और 1 10/9 हो गया, और इसको हम पलट देंगे तो ये 15 बटा कितना आ जाएगा 18, ठीक है। और माइनस का ये कितना आ गया 3/4, और प्लस का ये कितना हो जाएगा देखिए 3/4, और एक्चुअली में ये 2/1 बन जाएगा, ठीक है ऐसा बनेगा। अब इसको अगर आप आगे आगे फर्दर सॉल्व करोगे तो ये 2 से 2 कट जाएगा, और ये 3 पचे 15 कट जाएगा, तो यहाँ तो 5 बच गया, ठीक है। माइनस यहाँ पे देखिए तो ये आप बोलेंगे 5 दूना 10 हो गया, और जी 18 कहाँ से इतना लंबा बच गया भाई, ये 18 तो नहीं बचना चाहिए था, 9 एकम 9 और 1, अच्छा अच्छा 15/8 है, सॉरी ये 8 है ना, केवल यहाँ पर 8 है 18 नहीं है। सवाल में 15/8/15 था, तो 15/8 ही ना आएगा। अब देखिए 4 दूना से ये 8 कट गया, और ये 3 तिया 9 और ये 5 तिया 15, यानी कि इसमें से हमें कितना मिल गया 5/3 मिल गया। और फिर माइनस यहाँ पे एक 3/4 तो था ही ये वाला, इसको हम सेम टू सेम लिख दिए, और प्लस ये कितना मिल जाएगा 2 दूना 4, यानी कि ये आ गया 3/2। बस इनको सॉल्व कर लीजिए, आप चाहें तो डायरेक्ट एक ही बार में सॉल्व कर लो, या फिर 2 बार में सॉल्व कर लो। जैसे 22 वाला एक साथ इनका अलग कर दो, तो 5 या 15 में से 5 जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 10/3। और इनको अगर एक साथ हम करें तो इनको 2 से गुना कर देते हैं, ताकि नीचे ये 4 ही बन जाए, तो 3 दूना 6 में से 6 3 जाएगा, तो ये कितना बनेगा प्लस का 3/4 बनेगा। तो ये आ गया हमारे पास 4 तिया नीचे 12 और 10 चौका 40 और 3 तिया 9 49/12 बन रहा है। 49/12 का मतलब ऑप्शन 1 सही उत्तर है, ठीक है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो इसको बहुत इत्मीनान से आप कीजिएगा तो गलत नहीं होगा। अब देखिए इससे आसान सवाल आप ढूंढेंगे तो क्या मिलेगा। सवाल है कि दो संख्याओं का एचसीएफ यानी कि महत्तम समापवर्तक 29 है,
और जो एलसीएम है उसके दो फैक्टर्स आपको दिए गए हैं 15 और 13, तो उन दोनों संख्याओं में बड़ी संख्या क्या है। ये तो इजी क्वेश्चन है। देखिए जो बड़ी संख्या आएगा दोस्तों, बड़ी संख्या वो सीधी सी बात है कि HCF और इंटू का बड़ा को प्राइम आएगा, बड़ा को प्राइम इसमें 15 है। और छोटी संख्या अगर आपसे पूछता है छोटी संख्या, तो डेफिनेटली का हमें बोलते कि HCF और इंटू का छोटा को प्राइम कितना है, 13 है। पहला बात कि हमें 15 से कटने वाला आंसर चाहिए, तो उसके लास्ट में 5 तो जरूर होगा या फिर 0 होगा, क्योंकि जो 15 से कटेगा वो 5 से भी कटेगा, और 5 से तो वही कट सकता है जिसके लास्ट में 5 या 0 हो। तो मैंने लगा दिया पहला ऑप्शन बिना कुछ देखे हुए, क्योंकि 15 से तभी तो कटेगा जब लास्ट में 5 या 0 आएगा, क्योंकि उसे 5 से भी कटना है, बस काम खत्म हो गया। या फिर आप चाहो तो देख लो HCF का मान कितना था सवाल में, 29, और गुणा का हमने कर दिया 15। 15 नवा 135 का 5 हाथ में 13, और 15 दुना 30, और 13 कितना हो जाएगा 43, यानी कि ये 435 बन जा रहा है। आगे बढ़ते हैं अब। चलिए देखिए दोस्तों, इस सवाल में आपसे क्या पूछा गया है। यहाँ पर बोल रहा है कि यदि छात्रों द्वारा प्राप्त किए गए कुल अंकों को एक पाई चार्ट के रूप में दर्शाया जाए, तो 250 या इससे अधिक लेकिन 300 से कम अंक लाने वाले वृत्तखंड का केंद्रीय कोण कितना होगा, और ये भी आपको अप्रोक्सीमेट वैल्यू बतानी है। चलिए ठीक है, पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा दोस्तों कि टोटल कितने हैं। ठीक है, टोटल कितने हैं, तो यहाँ पर आप बोलेंगे दोस्तों कि टोटल कितने हैं, देखिए जोड़ लीजिए। तो मैं बड़ा करके एक बार जोड़ता हूँ कि टोटल कितने हैं, आप भी देख पाएंगे ऐसे। और अगर इसकी ये आपको क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है तो आप PDF डाउनलोड कर लीजिए, यही वाला टेलीग्राम ग्रुप से हमारे जुड़िए, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको, या टेलीग्राम पे आप NK मैथ्स नंदू कुमार सर्च कीजिए और वहाँ पर आपको हमारा चैनल मिल जाएगा, और उसको आप क्या कीजिए, ज्वाइन कीजिए, और वहाँ से ये PDF डाउनलोड कीजिए। आपको सेम टू सेम मिलता जुलता क्वेश्चन मिल जाएगा। जैसे इस क्वेश्चन नंबर को देखिए, ये कितना नंबर क्वेश्चन नंबर है, 22, तो आपको 22 पे उस PDF में ये सवाल मिल जाएगा। ठीक है, तो आप इजीली वहाँ से देख सकते हैं। चलिए टोटल हम जोड़ते हैं पहले, तो ये देखिए 3 और 4 7 और 6 13 और 3 16, 16 और 4 20 और 3 23, यानी कि 230 बन गया। और यहाँ पर 5 और 5 10 और ये 5 15, तो 30 और 15 कितना हो गया टोटल, 245 हो गया। तो टोटल वैल्यू तो 245 हो गई। सवाल में हमसे क्या पूछा गया था, सवाल में ये पूछा गया था दोस्तों कि टोटल वैल्यू 245 में से ये कह रहा है 250 से अधिक और 300 से कम वाले कितने, इनका जो केंद्रीय कोण बनेगा वो कितना बनेगा। तो देखिए पहले ये देख लीजिए कि ये देखिए अब टोटल 245 होने का क्या मतलब है कि टोटल वैल्यू 245 है, और 245 के लिए जो केंद्रीय कोण टोटल बनेगा वो कितना वृत्त में बनता है, 360 डिग्री। और हमें वैल्यू किसकी बतानी है, तो आप बोलेंगे दोस्तों हमें बतानी है 300 से कम और 250 से 300 के बीच में। तो 250 से 300 वाले ये हैं, और इसमें कितना मान है, देखिए ऊपर 60 है, तो हमें 60 की वैल्यू बतानी है एक्चुअली में। तो आप निकाल लीजिए। देखिए हम ये कह सकते हैं दोस्तों कि देखिए ये लगभग इसका 4 गुना है, 4 गुना से थोड़ा ऊपर है, तो ये भी इसका 4 गुना रहा होगा, 4 गुना से थोड़ा ऊपर रहा होगा। तो आप इसको 4 से डिवाइड कर लीजिए और देखिए कितना आता है। तो अगर आप इसको 4 से डिवाइड करोगे दोस्तों, तो ये बनेगा 4 अट्ठे 32, और 4 जीरो 4 से डिवाइड कर रहे हैं ना, 4 अट्ठे 32, 4 नीम 36 आ गया ना एक ही बार, 4 नीम 36, यानी कि 90 के आसपास बनेगा अपना आंसर। और 90 के आसपास हमारा कितना है, 88 है। ठीक है, हमसे अप्रोक्सीमेट पूछा गया था, और हर एक ऑप्शन काफी दूर दूर है, देख रहे हैं आप ऑप्शन दूर दूर हैं, तो हमने भी अप्रोक्सीमेट ही कर दिया। ठीक है, हमने ये देखा कि ये 6 चौक 24 240 लगभग बन जा रहा है 4 गुना करने से, तो ये भी 4 गुना करने से लगभग बन जाना चाहिए। देखिए एक्चुअली में ये पूरा पूरा 40 नहीं बन रहा है, उससे थोड़ा कम ही बन रहा है, तो हमारा भी आंसर जो आएगा वो थोड़ा सा ज़्यादा आ जाएगा। अब इधर कम होने से उधर ज़्यादा क्यों हो रहा है, क्योंकि जो चीज़ इधर गुना में रहती है उधर भाग में हो जाती है, यानी कि उल्टा चलता है। ठीक है, और अगर आप पूरा पूरा सॉल्व करना चाहते हैं इसको, तो आप ऐसे कीजिए, फिर आप बोलेंगे दोस्तों कि जब 360 डिग्री तो तब होता जब टोटल मान होता 245, लेकिन हमें किसके लिए चाहिए दोस्तों, 60 के लिए ही चाहिए। अब आप काट लेते तो काट करके इनको आप पूरा अगर सॉल्व करते, DS भी नहीं लगा पाएंगे ना, क्योंकि ये आपसे लगभग में पूछ लिया है, इसीलिए DS नहीं लगा पाएंगे। तो आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए, या फिर जैसे मैंने बोला था वैसे आप दिमाग चलाइए। आगे बढ़ते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 23, इसमें ये कह रहा है कि सब्सिडी पर हुए व्यय दर्शाने वाले वृत्तखंड का केंद्रीय कोण ज्ञात कीजिए। देखिए मैं ऊपर करके दिखा देता हूँ यहाँ पर। इसमें आपको ये कह रहा है दोस्तों कि सब्सिडी पर जितना खर्च आया है उसका आपको एंगल बताना है कितना होगा। तो फिर से बात वही आएगा, टोटल देखिए ये तो सर्कल है, टोटल मिला के 100 आ जाएगा। आप इनको जोड़ के एक बार वेरीफाई कर सकते हैं कि 100 आता है कि नहीं आता है। ठीक है, वेरीफाई कर लेने में फ़ायदा होता है, गलत होने का चांस नहीं होता है, क्योंकि बाई चांस कहीं दे दे कि 100 ना हो। लेकिन वैसे नियम के अनुसार 100 होना चाहिए, लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं है कि 100 ही हो। ठीक है, क्योंकि वो एंगल नहीं है, वो परसेंटेज है, तो ज़रूरी नहीं है कि 100 बने। ठीक है, जितना बनेगा उसको आप 360 डिग्री के से इक्वेट कर सकते हैं, कहने का मतलब ये होता है।
तो आप यहाँ पर बोलते हैं दोस्तों कि टोटल 100% की वैल्यू कितनी होती है 360 डिग्री, यानी कि पूरे वृत्त में अगर हम सबको मिला लेते तो 100% बन जाती है, जिसकी वैल्यू 360 डिग्री है। और हमें सब्सिडी वाला पूछ रहा है कि सब्सिडी वाला बताइए, सब्सिडी वाला कितना है 21, तो 21 की वैल्यू हमें बतानी है। तो आप इसको काट सकते हैं चाहे तो, देखिए, या फिर पॉइंट में ले लीजिए ना, ये 10 से 10 कटेगा और एक की वैल्यू आ जाएगी 3.6, तो 21 की वैल्यू देखो 6 कम 6 लास्ट में 6 आएगा, बस यही काम काफ़ी है हमारे लिए। आप पूरा गुना करो या यूनिट डिजिट आप मिला लो, 6 सॉरी 6 आएगा, तो लास्ट में 6 आएगा आंसर में, और लास्ट में 6 किस में है, ऑप्शन 2 में। देखिए बाकी ऑप्शन में नहीं है। मैंने ये बोला दोस्तों कि 100% की वैल्यू कितनी है 360 है, ये 0 से 0 कटेगा, और 1% की वैल्यू कितनी आ गई 3.6, और हमें 21% सब्सिडी की वैल्यू 21 थी, ये बतानी थी। तो एक्चुअली में इनको गुना करना है, तो 21 या 63 और 21 छक कितना होता है 126, तो 63 और 12 कितना होगा 75.6 आ जाएगा। अगर आप पूरा गुना कर सकते हैं तो, या फिर यूनिट डिजिट से काम चलाइए, 6 आएगा, यानी कि 6 कम 6 लास्ट में 6 आएगा, वो ऑप्शन 2 में है, काम खत्म। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, इसकी बात करें तो किसी घनाभ के आकार वाले एक कमरे की जो आंतरिक माप है वो लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई आपको दिया हुआ है कि 12, 8 और 10 है, यानी कि लेंथ जो है रूम की वो है 12 मीटर, ब्रेड्थ कितनी है 8 मीटर, और हाइट कितनी है 10 मीटर। अब ये कह रहा है कि सफ़ेदी की लागत, यानी कि उसको उस पर चूना से पेंट कराना है, पेंटिंग कराने की जो कॉस्ट पड़ती है वो 25 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर पड़ता है। तो सभी चारों दीवारों पर जितने भी 4 वाल्स हैं उन पर आपको पेंट कराना है, और साथ ही साथ जो छत है रूफ उस पर भी पेंट कराना है। तो टोटल कितना खर्च आएगा, टोटल कितना कॉस्ट पड़ेगा, ये आपको बताना है। तो आपको पता है कि कॉस्ट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, बेसिकली एरिया निकालेंगे और इंटू का जो 25 है पर मीटर स्क्वायर का कॉस्ट, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, निकाल लीजिए। देखिए अब पहला बात दोस्तों कि यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि एरिया कैसे निकालेंगे। एरिया में हमें क्या चाहिए, एरिया में हमें चाहिए, देखिए यहाँ पर एक बात समझिए, ज़रा गौर फरमाइए। अगर ऐसा कमरा है दोस्तों तो आप एक बात समझिए यहाँ पर, एक मिनट, ये ऐसे है, ठीक है। यहाँ पर आपसे ये बोला गया है दोस्तों कि आपको जो पेंट कराना है वो ये चारों दीवार्स कराने हैं और ऊपर के छत भी कराने हैं, ठीक है। यानी कि क्या नहीं कराना है आपको, पेंट किसको नहीं कराना है दोस्तों, एक मिनट रुकिए। आपको पेंट किसे नहीं कराना है दोस्त, आपको पेंट इस वाले हिस्से को नहीं कराना है, ये जो नीचे वाला हिस्सा है फर्श, इसको पेंट नहीं कराना है, बाकी सबको पेंट करा देना है, यानी कि चारों दीवार को और छत को भी पेंट करा देना है, इसे पेंट नहीं कराना है बस। तो हमें इसको छोड़ करके बाकी एरिया निकालना पड़ेगा। तो आप बोले हैं कि इसके लिए उपाय ये है दोस्तों कि ये एल है और ये बी है, ये क्या है दोस्तों, चौड़ाई है बी है, और ये लंबाई है नीचे वाली। तो हम पूरे एरिया में से एक बार लंबाई इंटू चौड़ाई घटा लेते हैं। जैसे मुझे एरिया लिखना है तो मैं एरिया के बदले क्या लिखूंगा दोस्तों, ट्वाइस ऑफ एल बी और प्लस का बी एच और प्लस का एच एल, यही करते हैं। और माइनस का मैं एक बार एल बी घटा लूंगा, ये एल बी नीचे वाला, ताकि ये वाला जो एरिया है ये क्या हो जाए, माइनस हो जाए, क्योंकि इसका हमें निकालना नहीं है तो ये हमें घटाना पड़ेगा। और इन सब के साथ इंटू का 25 भी तो करना पड़ेगा, इनके साथ ये 25 भी लेना पड़ेगा। तो पहले हम एरिया की बात कर लेते हैं, बाद में 25 कर लेंगे, ठीक है। तो एरिया निकालिए, चलिए कितना होगा, ये 2 और इंटू का एल बी का मतलब 12 अठे 96 हो गया, और प्लस बी एच यानी कि 8 दहा 80 हो गया, और प्लस एच एल यानी कि 12 दहा 120 हो गया, और माइनस का ये 96 वापस से एल बी का मतलब। तो ये कितना आ जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ इनको जोड़िए तो 9 8 17 और 12 कितना हो जाएगा, तो 17 और 10 27 और 2 कितना हो गया 29, 290 और 6 296 आएगा, ये 296 आएगा जोड़ करके, तो ये 296 आ गया, और माइनस का 96। तो ये बनेगा कितना दोस्तों आपको, 6 दूना 12 का 2। अच्छा क्यों ना हम डीएस निकाल लें यहीं से, डिजिटल सम निकालना बेहतर होगा हमारे लिए। देखिए इसमें हमें क्या करना है दोस्तों, इसको अभी 25 से मल्टीप्लाई भी करना है, तो मैं इसको गुणा नहीं कर रहा हूँ, मैं डीएस निकाल रहा हूँ यहाँ से डिजिटल सम। तो आप बोलेंगे इस 9 को तो नहीं लेंगे, तो ये कितना हो गया देखिए, 6 और 2 8, और 8 दूना 10, यानी कि यहाँ पे तो 1 बन गया, और माइनस का इसमें से 9 लेंगे नहीं तो ये 6 बन गया, तो 6 में से गया तो माइनस का 5, और ये 25 पचे कितना बन जाएगा दोस्तों, माइनस का 125 बन जा रहा है, ठीक है। 25 पचे, ये 25 पचे करने की क्या जरूरत है, ये 5 और 2 7 आ गया, तो 7 पचे कितना आ गया, माइनस का 35, यानी कि ये कितना आ गया दोस्तों, 5 और 3 माइनस का 8 कैसे आने लगा, कहीं पर गड़बड़ हो गया क्या, क्योंकि माइनस का 8 नहीं आना चाहिए था ना, यहाँ पर 4 और 2 6 और 1 7 आ रहा है, डी एस सही उत्तर का। एक मिनट चेक करने दो,
296 और इंटू का 2 माइनस का 96 और इंटू का ये, अगर 9 मैं हटा दूं यहाँ पर तो 6 और 2 8, 8 दूना 16। अच्छा अच्छा, यहीं पर गड़बड़ है ना, एक मिनट दोस्तों, डीएस निकालने में ही गड़बड़ी है। देखिए ये 9 हटा दें तो ये 6 2 8 और 8 दूना 16 का मतलब 7 हो गया ना, और माइनस इसमें से 9 लेंगे नहीं तो ये कितना हो गया 6, और इंटू का ये 2 और 5 2 5 7 हो गया। ये 7 में से 6 जाएगा तो 1 इंटू 7, यानी कि डिजिटल सम कितना आ गया दोस्तों, डीएस आ गया हमारे पास 7। अब ऑप्शन में डीएस 7 चेक कर लिए, इसमें तो 3 है, इसमें 6 3 9 तो एक ही है, और इसमें 7 बन जा रहा है, और ये 8 और एक 9 होगा नहीं, तो 7 डिजिटल सम ऑप्शन 3 में बन जा रहा है। तो या तो आप इनको पूरा गुणा भाग कर लो या फिर डिजिटल सम निकाल लो, डीएस से ऑप्शन 3 बन रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, ये है आज के लिए अंतिम सवाल, इस वीडियो का लास्ट सवाल। वीडियो देखने के बाद वीडियो को लाइक जरूर से करना अगर अच्छा लगा हो तो, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, ठीक है। और एक बात और कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो अगर आपके पास कोई एजुकेशनल ग्रुप्स हो तो ज़रूर से शेयर करना, ताकि और भी दोस्तों का भला हो सके इससे, ठीक है। चलिए अब देखिए क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं जल्दी से। किसी त्रिभुज का आधार जो है वो उस वर्ग के परिमाप के बराबर है जिसका विकर्ण है, यानी कि डायगोनल है 6:√2, ठीक है। ये बोल रहा है कि एक ट्रायंगल है जिसका जो पेरीमीटर है वो उस स्क्वायर के, अच्छा सॉरी, उसका जो बेस है, यानी कि ट्रायंगल का जो बेस है वो उस स्क्वायर के पेरीमीटर के इक्वल है, जिसका जो डायगोनल है वो है 6√2 सेंटीमीटर। अब ये कह रहा है कि जो हाइट है उसका हाइट वो उस स्क्वायर के साइड के बराबर है जिसका एरिया 144 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो हमें ट्रायंगल का एरिया बताना है। एरिया बताने के लिए 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट करना पड़ेगा, सीधी सी बात है। तो बेस हम कैसे निकाल सकते हैं, बेस जो है आधार वो वर्ग के परिमाप के बराबर है, और किस वर्ग के, जिसका विकर्ण है 6√2। देखिए अगर विकर्ण 6√2 है, विकर्ण a√2 होता है, और ये अगर 6√2 के बराबर है तो a√2 तो कट जाएगा, a का मान 6 हो गया। और यहाँ से अगर हम आधार की बात करें b का, तो बेस कितना है दोस्तों, इस वर्ग के परिमाप के बराबर है। परिमाप कितना होता है 4 इंटू साइड, तो 4 छक ये कितना हो गया 24। दूसरी तरफ हम बात करते हैं तो एरिया दिया था 144, एरिया वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है ए स्क्वायर, ये 144 है, तो यहाँ से ए का मान कितना आ गया 12। और ये हाइट का मान भी है, ये कह रहा है कि ऊंचाई उसकी भुजा के बराबर है, तो हाइट का मान 12 आ गया। अब क्षेत्रफल बताना है 1/2, बेस कितना हो गया 24 और इंटू का हाइट कितना हो गया 12। 2 से कटाएंगे 12 और 12 इंटू 12 यानी कि 144। तो हमारा आंसर कितना आ गया इसका, ऑप्शन 3 यानी कि 144। ठीक है, तो इसी क्वेश्चन के साथ इस वीडियो करते हैं ख़त्म। और जिन दोस्तों ने वीडियो को अंत तक देखा सभी को धन्यवाद और थैंक यू वीडियो देखने के लिए।